हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं एडवोकेट शिव मिश्रा और आज हम ये जानेंगे कि अगर वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट में ढेर सारे फर्जी केसेस कर दिए हैं। जैसा कि ज़्यादातर मामले में ये देखने में आता है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में जब कोई डिस्प्यूट होता है तो वाइफ अपने मायके भागती है और वहाँ पे जाके किसी वकील से मिल के हस्बैंड के अगेंस्ट में सबसे पहले 498A सेक्शन 406 ऑफ इंडियन पीनल कोड, साथ ही साथ सेक्शन 3 और 4 डीपी एक्ट यानी कि डाउरी प्रोविजन एक्ट में मामले दर्ज कराती है। साथ ही साथ वो मेंटेनेंस के लिए फैमिली कोर्ट में जाके वो हस्बैंड के खिलाफ सीआरपीसी के सेक्शन 125 में मेंटेनेंस भी मांगती है। और जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में जो रेमेडी वाइफ को मिलती है उसको रिवील करने के लिए, उसको लेने के लिए वो कंसर्निंग कोर्ट में भी हस्बैंड के अगेंस्ट में मुकदमा दायर कराती है। तो देखा जाए वो ढेर सारे मुकदमे, ये सब तो कुछ कॉमन ऐसे मुकदमे होते हैं जो वाइफ हस्बैंड के अगेंस्ट में तो दायर करती ही करती है। कभी कभी ऐसी भी केस सिचुएशंस में हमने देखा है जहाँ पे वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट में सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पीनल कोड में भी मुकदमे दर्ज कराए। लेकिन मैं जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जहाँ तक जो कोर्ट में जो केसेस आते हैं उसमें ज़्यादातर ऐसे मामले आते हैं कि जो वाइफ ये सारे झूठे मामले होते हैं। वाइफ का जो मेन मोटिव होता है वो हस्बैंड को परेशान करना होता है कि वो हस्बैंड बार बार कोर्ट के चक्कर लगाए और वो मेंटली रूप से वो परेशान हो और उसका पैसे का भी नुकसान हो। साथ ही साथ मेन मोटिव, फिर से मैं आपको रिपीट कर दूँ, उसका मेन मोटिव यही होता है कि हस्बैंड को ज़्यादा से ज़्यादा परेशान करना। अब अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है तो आपको ऐसी सिचुएशन में कैसे डील करना चाहिए। कुछ और भी सिचुएशन हम लेके चलते हैं, जैसे कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाले इशू पे भी हम बात करते हैं। जैसा कि अगर देखा गया है जब तक दोनों लोगों के बीच में मामला बनता है तब तक तो बातें सही हैं, लेकिन जब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच में डिस्प्यूट होता है तो गर्लफ्रेंड की तरफ से बॉयफ्रेंड के अगेंस्ट में ढेर सारे झूठे मुकदमे दायर करा दिए जाते हैं। तो इन सब सिचुएशन में आपको कैसे हैंडल करना चाहिए, आपको किस तरीके के अप्रोच में जाना चाहिए, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको ये बातें क्लियर कर दूं कि अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि मतलब वाइफ ने आपके अगेंस्ट में, अगर आप हस्बैंड हैं, आपके अगेंस्ट में ढेर सारे फर्जी केसेज यानी गलत केसेज आपके अगेंस्ट में लॉस कराए हैं, या फिर अगर आप बॉयफ्रेंड हैं, आपकी गर्लफ्रेंड ने आपके अगेंस्ट में ढेर सारे फर्जी केसेस दर्ज कराए हैं, तो डेफिनेटली आपको जो अप्रोच लेना चाहिए वो डिफेंस अप्रोच को नहीं लेना चाहिए, आपको एग्रेसिव अप्रोच को लेना चाहिए। मतलब आपको भी टिट फॉर टैट, इसका मतलब यही हुआ कि आपको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। आपको भी अपनी गर्लफ्रेंड या फिर अपनी वाइफ के अगेंस्ट में जो भी सिचुएशन आपकी बने, आपको उसके अगेंस्ट में कंसर्निंग कोर्ट में जाके आपको केस फाइल करना ही करना चाहिए। मतलब आपको काउंटर केस तो डेफिनेटली फाइल करना ही चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि आपके पास ऐसे कौन कौन से केसेस हैं, ऐसे कौन कौन से रेमेडी है जो आप वाइफ के अगेंस्ट में या फिर गर्लफ्रेंड के अगेंस्ट में कौन कौन से ऐसे केसेस बनते हैं जो आप फाइल कर सकते हैं। तो बेसिकली काउंटर केस अगर आप फाइल करने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बातें आपको जानना जरूरी है कि जो इंडिया में जो इंडियन लीगल सिस्टम है, यानी जो जूरिस्प्रूडेंस है, जो लॉ बनाया गया है या जो प्रोसीजर है, चाहे वो सीआरपीसी के या सिविल प्रोसीजर कोर्ट के या फिर जो जजमेंट पास हुआ नोबल कोर्ट के, चाहे वो हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के, उसमें ये बातें पूरी तरीके से क्लियर कर दी गई है कि अगर आपके ऊपर किसी ने झूठा केस फाइल किया है तो अगर वो क्रिमिनल मैटर का मामला है तो जी कोर्ट जो आपके ऊपर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन हुआ है उससे रिलेटेड काउंटर केस को तब इंटरटेन करती है जब वो मामले में जो आपके ऊपर केस किया गया, जब उस मामले में आप या तो एक्विटल हो गए हो या फिर आपको डिस्चार्ज कर दिया गया हो या फिर आपने उस मामले को क्वेश करा दिया हो। मतलब क्वेशिंग, डिस्चार्ज और एक्विटल के बाद ही जनरली क्रिमिनल मैटर में अगर आपके अगेंस्ट में कोई झूठा केस किसी ने दायर कराया है तो आप जब काउंटर केस फाइल करते हैं कोर्ट में तो कोर्ट सबसे पहले ये कहती है जी कि पहले जो मामला आपके अगेंस्ट में आया है, पहले आप उसमें या तो आप एक्विटल हो जाइए या हम आपको डिस्चार्ज कर दें या फिर आप इसे क्वेश करा लाइए, तब हम इस मामले को देखेंगे। सेम सिचुएशन सिविल मामले में भी बनता है। सिविल केस अगर आप फाइल करते हैं तो सिविल कोर्ट जो कहती है वो ये कहती है कि आफ्टर डिसमिस ऑफ सिविल केस के बाद ही कोर्ट आपके काउंटर केस को कंसिडर करती है। तो ये बातें आपको समझना जरूरी है। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जिसमें आप अपनी वाइफ के अगेंस्ट में या फिर गर्लफ्रेंड के अगेंस्ट में जो भी सिचुएशन आपकी बने, आप उसके अगेंस्ट में कुछ काउंटर केस आप फाइल कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी कुछ सिचुएशन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो भी सिचुएशन आपके साथ फिट बैठी है
या बैठ रही है, उस सिचुएशन में आप ये केसेस कर सकते हैं। जैसे अगर वाइफ ने या आपकी गर्लफ्रेंड ने आपसे पैसे की डिमांड की है कि मुझे जी इतना पैसा दीजिए, नहीं तो मैं आपके खिलाफ ये फर्जी मुकदमे कर दूंगी, मतलब आपको फर्जी मुकदमे में फंसा दूंगी, तो डेफिनेटली ये एक्सटॉर्शन का मामला बनता है और आपको इसकी कंप्लेन करनी चाहिए। चाहे आप कंप्लेन, मैं फिर से डिस्कस कर दूं, चाहे आप कंप्लेन पुलिस स्टेशन में जाके अंडर सेक्शन 154 में जाके दर्ज करा सकते हैं। अगर पुलिस ऑफिसर आपकी बात, आपकी कंप्लेन को ना सुने तो आप एसपी के पास अंडर सेक्शन 154 सब क्लॉज 3 में आप एसपी के पास जा सकते हैं। वहाँ से भी अगर आपको कोई रिलीफ नहीं मिलती है तो अंडर सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 में आप मजिस्ट्रेट के पास जाके इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। या फिर आप सीआरपीसी के सेक्शन 200 में, मतलब आप एक प्राइवेट कंप्लेन भी मजिस्ट्रेट के पास कर सकते हैं। मतलब आपको कंप्लेन करना चाहिए अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है तो डेफिनेटली एक्सटॉर्शन का मामला बना है और आपको इसके लिए केस करनी चाहिए। या फिर कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है कि ढेर सारे लोग हमसे ये बताते हैं कि हस्बैंड की साइड से मैं बात करूं कि जी जब मेरी शादी के पहले की बात है, ये इनके मम्मी और पापा ने, यानी कि वाइफ के मम्मी पापा ने इनसे सारी बातें झूठी बताई है, उनसे बहुत सी बातें छिपाई हैं, मतलब उनके साथ उन्होंने हस्बैंड के साथ धोखा किया है। मतलब जो बेसिकली जो हस्बैंड आते हैं मेरे पास, वो रोते रोते मुझे यही बताते हैं कि जी शादी के पहले तक इनके मम्मी पापा ने तो हमसे बहुत सी बातें छिपाई हैं, सबसे ज़्यादा इनके मम्मी पापा ने ही धोखा दिया है। तो मैं आपको ये बातें क्लियर कर दूं कि डेफिनेटली ये चीटिंग का मामला बनता है या 420 का मामला बनता है। आपको वाइफ के मम्मी पापा, जो भी पर्सन जिन्होंने भी आपके साथ चीटिंग किया है, अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन है, डेफिनेटली ये चीटिंग का मामला बनता है। 417 या 420 जो भी सिचुएशन आपकी बने, आपको उनके अगेंस्ट में आपको क्रिमिनल केस फाइल करना चाहिए अगर आपकी सिचुएशन ऐसी बनती है। तो अगर आपको पैसे मांगा जा रहा है झूठे केस में फंसाने के लिए, डेफिनेटली ये एक्सटॉर्शन का मामला बना, आप एक्सटॉर्शन का केस करिए। अगर आपके साथ चीटिंग हुआ है या फिर अगर उसके वाइफ ने किया है तो वाइफ के अगेंस्ट में, गर्लफ्रेंड ने किया गर्लफ्रेंड के अगेंस्ट में, या फिर उसके मम्मी पापा ने किया तो उसके मम्मी पापा के खिलाफ आप क्या कर सकते हैं, आप चीटिंग का केस फाइल कर सकते हैं 417 या 420, जो भी आपके जो भी इंग्रेडिएंट्स आपके केस से मैच करें। या फिर कभी ऐसी भी सिचुएशन होती है जी कि अच्छा चीटिंग वाली बातें आप सिर्फ क्रिमिनल केस में नहीं कर सकते, एवन दैट आप इसके लिए सिविल सूट भी फाइल कर सकते हैं और आप इसमें डैमेजेस भी मांग सकते हैं। मैं फिर से आपको रिपीट कर दूँ, चीटिंग का मामला जरूरी नहीं है कि आप क्रिमिनल केस करिए। आपको जो उस चीटिंग से आपको नुकसान हुआ उसके लिए आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं और वहाँ से डैमेजेस मांग सकते हैं। ये भी रेमेडी आपके पास अवेलेबल होती है। तो कभी कभी ये भी सिचुएशन होती है कि जब हस्बैंड और वाइफ के बीच में डिस्प्यूट होता है तो वाइफ क्या करती है, वाइफ हस्बैंड के पास फ़ोन करती है, उसके रिलेटिव के पास फ़ोन करके बताती है कि हमारा हस्बैंड ये ख़राब है, उसके अंदर ये कमी है और ये इसका बिहेवियर ऐसा है, मतलब उसको पूरी तरीके से उसकी रेपुटेशन को जीरो करती है। कभी सिचुएशन ऐसी भी बन जाती है कि वाइफ क्या करती है, वो हस्बैंड के ऑफिस में भी आके ऑफिस के स्टाफ से भी इस तरीके से बात करती है, उसके बारे में भी हस्बैंड की रेपुटेशन को जहाँ पे नुकसान होता है। अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे वाइफ ही नहीं करती, वाइफ के अगर रिलेटिव ने भी आपको क्या किया है, अगर आपको फ़ोन किया है, आपको धमकी दिया है, आपकी रेपुटेशन को हार्म किया है, तो डेफिनेटली ये मामला डिफर्मेशन का बनता है और आपको वाइफ के अगेंस्ट में अगर आपकी रेपुटेशन को नुकसान हुआ है तो आप सिविल सूट वाइफ के अगेंस्ट में आप फाइल कर सकते हैं या फिर आप क्रिमिनल केस आईपीसी के सेक्शन 500 में भी फाइल कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर वाइफ ने आपकी रेपुटेशन को लॉस किया है, डेफिनेटली आप डिफर्मेशन का सूट उसके अगेंस्ट में फाइल कर सकते हैं। या फिर वाइफ के अगर रिलेटिव ने या फिर वाइफ के अगर आपके रिलेटिव ने भी आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा, जो भी पर्सन ने भी आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया है, तो डेफिनेटली आपको उसके ऊपर डिफर्मेशन का सूट फाइल करना चाहिए। चाहे वो सिविल मैटर की बात हो, चाहे वो सिविल डिफर्मेशन का सूट फाइल करके आप डैमेजेस मांग सकते हैं या फिर आप क्रिमिनल केस फाइल करके आप क्या कर सकते हैं, आप उनको पनिशमेंट दिला सकते हैं। ये भी रेमेडी आपके पास, ये भी काउंटर केस होते हैं जो आपको करना चाहिए। कभी कभी ये सिचुएशन आ जाती है कि जब हस्बैंड और वाइफ के बीच में डिस्प्यूट बढ़ जाता है तो वाइफ क्या करती है, हस्बैंड के पास आके या जो वाइफ के जो रिलेटिव होते हैं वो हस्बैंड के पास आके हस्बैंड को गाली गलौज देते हैं
या फिर उसके साथ मारपीटाई भी करते हैं, इवन दैट उसको धमकी भी देते हैं, तो डेफिनेटली जी अगर धमकी दिया गया है, अगर वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन दिया गया है तो ये 506 में ये ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। अगर गाली गलौज दिया गया है तो डेफिनेटली ये 504 में ये कवर होता है। साथ ही साथ अगर थोड़ी बहुत चोट लगी है या फिर जो भी मामले बनते हैं वो 323 या 3 जो भी सिचुएशंस आपकी बने, जो इंडियन पीनल कोड में जो भी उस ऑफेंस के लिए जो सज़ा का प्रोविज़न है, डेफिनेटली आप उस टाइप के केस भी फाइल कर सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि गर्लफ्रेंड का जो नया बॉयफ्रेंड होता है वो नया बॉयफ्रेंड क्या करता है, उस बॉयफ्रेंड के पास आके उसको धमकी देता है, उसके साथ गाली गलौज करता है या उसकी मार पिटाई करता है। जो भी सिचुएशन बने, डेफिनेटली आपको इसके जो भी पर्सन जिसने आपके साथ गलत किया है, जिसने भी आपके साथ ऑफेंस किया है, आपको कोर्ट में जाके उसके अगेंस्ट में केस फाइल करना चाहिए। ये रेमेडी भी आपके पास अवेलेबल है, ये भी काउंटर क्लेम आपको करना चाहिए। ज़्यादातर लोग जो सिविल सूट को यूज़ करते हैं वो पजेशन के लिए फाइल करते हैं या फिर पैसे की रिकवरी के लिए ही फाइल करते हैं, लेकिन सिविल सूट के पर्सनल लॉ ऑफ इंजंक्शन में काफ़ी पावर होती है, जिसको आप काउंटर केस में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। ऑर्डर 39 के रूल 1 to 5 में जो इंजंक्शन का जो प्रोविज़न दिया गया है सिविल प्रोसीजर कोर्ट में, उसको आप बहुत अच्छे से यूज़ करके अपने आप को एक बहुत अच्छा रिलीफ अपने आप को आप ले सकते हैं। अगर हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात करें तो उसके प्रिवेंटिव रिलीफ जो ग्रांट की जाती है स्पेशल रिलीफ एक्ट में इन द फॉर्म ऑफ इंजंक्शन, चाहे वो टेम्प्रोरी हो, चाहे वो परपेचुअल इंजंक्शन हो या मैंडेटरी इंजंक्शन हो, या सेक्शन 40 में जो डैमेजेस का जो प्रोविज़न दिया गया है, ये आपके काउंटर केस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और आपको अपने केस में इसको यूज़ करना चाहिए। इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हरासमेंट के केस में आप क्रिमिनल केस नहीं किया जा सकता, लेकिन ये एक ग्राउंड होता है सिविल सूट फाइल करने के लिए। जैसे कि आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, इंजंक्शन ले सकते हैं, सिविल सूट फाइल करके आप इंजंक्शन का ऑर्डर ले सकते हैं कोर्ट से अगेंस्ट द वाइफ और गर्लफ्रेंड। आप एक रिस्टेनिंग ऑर्डर कोर्ट से पास कर सकते हैं कि बिना कोर्ट के परमिशन से वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड जो भी पर्सन हो वो बिना कोर्ट के परमिशन से वो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे ना मिले। आप इस टाइप का भी ऑर्डर आप रिस्टेनिंग ऑर्डर कोर्ट से ले सकते हैं। और आप डैमेजेस का भी सूट फाइल कर सकते हैं, जो भी चाहे वो वाइफ हो या फिर वो गर्लफ्रेंड हो, इसको आप काउंटर केस में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है, बहुत से लोगों का ये कंप्लेन होता है कि बीच बीच में वाइफ या गर्लफ्रेंड हमारे घर में आ जाती है और हमारे सामान को तोड़ फोड़ देती है, एक ड्रामा क्रिएट करती है। तो इस सिचुएशन को हमको कैसे हैंडल करना चाहिए? अगर ये सिचुएशन है तो डेफिनेटली आप क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हैं। 4 to 7 में इसका प्रोविज़न है, जहाँ पे मिसचीफ की बातें बताई गई हैं, मतलब आपके साथ आपके सामान का नुकसान हुआ, टूट फूट हुआ, या फिर 441 में जहाँ पे क्रिमिनल ट्रेसपास से रिलेटेड जो पनिशमेंट दिया गया है उसमें आप केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन क्रिमिनल केस अगर आप फाइल करते हैं इस सिचुएशन में तो एक ये बड़ा प्रोसेस होता है, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। अगर आपको इमीडिएट रिलीफ चाहिए तो डेफिनेटली जो प्रॉब्लम आपका जो प्रॉब्लम का जो सलूशन है वो सलूशन ये है कि आपको सिविल प्रोसीजर कोड यानी कि सिविल सूट आपको फाइल करना चाहिए ऑर्डर 39 में, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये इंजंक्शन आप ले सकते हैं, जहाँ पे इंटरिम रिलीफ आप मांगा जा सकता है कि बिना कोर्ट की परमिशन से जो आपकी गर्लफ्रेंड है या फिर जो आपकी वाइफ है वो बिना कोर्ट की परमिशन से आपके पास ना जाए। ये ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी होता है 4 to 7 और 441 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, यानी क्रिमिनल मैटर से ज़्यादा रिलीफ आपको मिलता है अगर आप सिविल सूट फाइल करते हैं। तो अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि वाइफ आपको छोड़ के जा रही है और किसी और के साथ वो एडल्ट्री में रह रही है, मतलब किसी के साथ अफेयर कर रही है, तो बेसिकली आप 497 इंडियन पिनल कोड एडल्ट्री में आप वाइफ के अगेंस्ट में या उसके बॉयफ्रेंड के वाइफ के बॉयफ्रेंड के अगेंस्ट में तो आप एडल्ट्री का केस नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। क्योंकि जो 497 ऑफ इंडियन पिनल कोड था वो वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 15 और आर्टिकल 21 है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था आई थिंक जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2018 सुप्रीम कोर्ट 4898 के मामले में। तो बेसिकली अब तो आप ये सोच रहे हैं कि अब तो ये ऑफेंस रहा नहीं, अब हमारे लिए क्या रेमेडी है? तो डेफिनेटली जो आप कर सकते हैं वो आप ये कर सकते हैं कि आप उस वाइफ के लवर के खिलाफ आप सिविल रेमेडी मांग सकते हैं, सिविल सूट आप फाइल कर सकते हैं, सिविल सूट फॉर डैमेजेस फॉर इंड्यूसिंग एलाइनेशन ऑफ अफेक्शन। और बीवी के लवर से आप क्या कर सकते हैं, आप एक डैमेजेस मांग सकते हैं, कंपनसेशन मांग सकते हैं, पैसा मांग सकते हैं, मतलब सिविल सूट फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द
बॉयफ्रेंड फॉर इंड्यूसिंग योर वाइफ टू एलाइनेशन हर अफेक्शन टुवर्ड्स यू। आप ऐसा सूट फाइल कर सकते हैं और आप कोर्ट में जाके ये कह सकते हैं कि सरकार जनाब, मेरी हंसती खेलती मैरिज लाइफ को इस पर्सन ने आके मेरी वाइफ का जो बॉयफ्रेंड है वो आया और उसने मेरी हंसी खुशी ज़िंदगी को तबाह कर दिया, इसलिए ही इज़ लाइबल फॉर टू पे मी अ डैमेजेस। तो आप वहाँ पे डैमेजेस मांग सकते हैं कोर्ट में। क्लाइंट आया जिसने मुझसे ये भी बताया कि हमारी और वाइफ के बीच में जो डिस्प्यूट था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया, इससे इतनी प्रॉब्लम मुझे हुई कि हमारे जो फादर थे उनको हार्ट अटैक आ गया और उनकी डेथ हो गई। तो अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है तो डेफिनेटली आपको रॉन्गफुल डेथ का केस आपको फाइल करना चाहिए। और आप इंडियन पिनल कोड में डेफिनेटली 306 में इसके लिए प्रोविज़न है, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपको सिविल सूट फाइल करना चाहिए। क्योंकि सिविल सूट इसलिए फाइल करना चाहिए क्योंकि जो लेवल ऑफ प्रूफ होता है वो क्रिमिनल और सिविल मैटर में अलग अलग होता है। जैसे कि जो क्रिमिनल मैटर में होता है वो बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट आपको मैटर को प्रूव करना होता है, जबकि सिविल में आप प्रिपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज में आपको मैटर को लेवल ऑफ प्रूफ को प्रूफ करना होता है। तो ज़्यादातर ये मामले मैंने देखा भी है कि अगर एक तरफ आपने 306 में रॉन्गफुल डेथ का सूट फाइल किया केस फाइल किया क्रिमिनल मैटर में 306 ऑफ इंडियन पिनल कोड में, और एक तरफ आपने सिविल सूट आपने फाइल किया है, तो ज़्यादातर मामले में ये देखा गया है कि सिविल सूट के सक्सीड होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं, चाहे आप क्रिमिनल मैटर में जो भी आपकी सिचुएशन बने या फिर आप सिविल सूट रॉन्गफुल डेथ का सूट आप फाइल करके आप एक डैमेजेस मांग सकते हैं। वो खुला के मेरे पास आते हैं, वो ये बताते हैं जी कि वीमेन के पास डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, जहाँ पे वो कंपनसेशन भी मांगती है, मेंटेनेंस भी मांगती है, शेयर हाउस होल्ड भी मांगती है, सब कुछ वो कोर्ट से मांग लेती है, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई रेमेडी नहीं होती। तो ये बातें बिल्कुल सही है जी कि मेंस के पास डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के जैसा एक्ट नहीं बनाया गया है, लेकिन उनके पास स्पेशल रिलीफ एक्ट है, जहां पे सेक्शन 40 में वो सिविल सूट फॉर डैमेजेस आप डैमेजेस मांग सकते हैं या क्रिमिनल केस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, जो भी आपके रिलेवेंट आपके फैक्टर बनते हैं, चाहे वो 383 का केस, जैसी भी सिचुएशन आपकी बने, 417, 420, 500 या 506, अगर आपको किसी स्ट्रेंजर नंबर से फ़ोन आ रहा है, नोन नंबर से फ़ोन आके आपको धमकी दी जा रही है, 507, जो भी मामले आपके बने, आपको डेफिनेटली उस ऑफेंस के अगेंस्ट में आपको कंप्लेन करनी चाहिए और आपको अपने काउंटर केस को और आपको अपने मामले को बहुत एग्रेसिव अप्रोच में जाना चाहिए। वाइफ के अगेंस्ट में आप डिफर्मेशन का सूट भी फाइल कर सकते हैं। सब कुछ आपके पास रेमेडी बनी है और यहाँ तक ये भी सिचुएशन आ चुकी है कि डोमेस्टिक वायलेंस में ज़रूरी नहीं है, अब तो सिचुएशन ऐसी है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में मदर इन लॉ कैन फाइल ए पिटिशन अगेंस्ट द डॉटर इन लॉ, जो कि हीरल पी हरसोला शायद यही जजमेंट है, वर्सेस कुसुम नरोत्तम हरसोरा, ये जजमेंट है जिसमें मदर इन लॉ कैन फाइल ए पिटिशन अगेंस्ट डॉटर इन लॉ। तो ये भी एक प्रोविज़न है जिसको आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। आप वाइफ के अगेंस्ट में अपनी मदर से भी आप अगर वाइफ ने ऐसी क्रूएल्टी किया है, अगर वाइफ ने भी अगर परेशानी की है, तो डेफिनेटली ऐसा भी रेमेडी आपके पास है, इसको भी आपको रिवेल करना चाहिए। कभी और भी आपके पास जो प्रोविज़न है कि अगर 340 की जो CRPC की जो प्रोसीडिंग है उसको भी आप स्टार्ट कर सकते हैं वाइफ के अगेंस्ट में या फिर गर्लफ्रेंड के अगेंस्ट में, जैसा भी सिचुएशन आपकी बने कि बीवी की अगर आपकी वाइफ है, अगर उसने कोर्ट में कोई बातें झूठ बोला तो डेफिनेटली ये 340 का आप प्रोसीडिंग उसके खिलाफ स्टार्ट करा सकते हैं। जैसे वाइफ के जो विटनेसेस होते हैं, अगर उन्होंने भी कोर्ट में गलत बोला है तो आप उनके अगेंस्ट में, या फिर कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन हमने देखी है कि जो वाइफ होता है उसके जो बॉयफ्रेंड होता है या फ्रेंड होता है, जो भी पर्सन आप कह सकते हैं, वो पर्सन कोर्ट में आके वाइफ हस्बैंड के अगेंस्ट में ढेर सारी झूठिया बयान हस्बैंड के खिलाफ देता है। तो डेफिनेटली जी आपके लिए ये परजुरी का मामला बनता है और आपको 340 में उसके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग शुरू करनी चाहिए। तो हमको अपना मोबाइल में दिखाया कि ये देखिए जी, ये देखिए चैट देख लीजिए, मेरे पास मेल देख लीजिए, ये वीडियो देख लीजिए, ये ऑडियो देख लीजिए, ये CCTV कैमरा की आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, आप ये देखिए मैं कितने हद तक सही हूँ। ऐसा कई लोग हमको दिखाते हैं। तो मैं आपको ये बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कोर्ट में ओरल टेस्टिमनी
के बेसिस पे कन्विक्शन होता है और वो एडमिसिबल होता है। साथ ही साथ उसी तरीके से जो आपके चैट्स हैं, जो आपके मेल्स हैं, जो आपके वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, इवन दैट जो आपके सीसीटीवी फुटेज है, वो सब कुछ एविडेंस के रूप में आप अपने कोर्ट ऑफ लॉ में आप उसे यूज़ कर सकते हैं और आपको डेफिनेटली अपने काउंटर केस में इस सब चीज़ को यूज़ करना चाहिए। साथ ही साथ अगर एक लोग, तो भाई साहब इतनी सिचुएशन उनकी ऐसी थी कि उन्होंने ये दिखाया कि ये देखिए जी मैसेज देखिए, ये मेल देख लीजिए, इन्होंने हमसे 2 लाख रुपए मांगे हैं, नहीं तो फर्जी केस कर दिया जाएगा। तो जी मैं आपको ये बातें क्लियर कर दूं कि डेफिनेटली आपके लिए तो बना बनाया आपके लिए केस आया है, आपको डेफिनेटली उसके लिए जाना चाहिए, आपको उसमें देर नहीं करना चाहिए। कुछ और लोग बड़े इंटरेस्टिंग, मेरे पास कुछ और लोग भी आए, वो मुझसे ये बताएं कि जी मेरा पहले इनके साथ चक्कर चल रहा था, अब हम दोनों लोगों में बातें बिगड़ चुकी हैं, हमारी जो गर्लफ्रेंड है उसके ऊपर हमने ढेर सारे पैसे खर्च किए, हमने उसको ढेर सारे सामान दिए और अब वो हमको छोड़ के जा चुकी है, तो अब मैं क्या करूं? तो मेरा जवाब ये है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के अगेंस्ट में, जो आपको छोड़ के जा चुकी है, उसके अगेंस्ट में आप सिविल सूट फॉर डैमेजेस फाइल करिए और जिसने आपका दिल तोड़ा है उससे, जिसने आपके पैसे खर्च करा है, जिसने आपका दिल तोड़ा है उससे, जिसने आपका दिल तोड़ा है उसकी कीमत उसको देनी पड़ेगी और आप उससे डैमेजेस मांग सकते हैं। या फिर जो सामान आपने दिया है, एक लोग तो भाई साहब ऐसे आए, उन्होंने बताया कि मैंने तो अपनी गर्लफ्रेंड को, भैया जी मैंने तो फ्रिज दे दिया है, मेरी कूलर भी लेके जा चुकी है, मेरे सारे सामान लेके जा चुकी है, तो आपके पास जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 7 में जो रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसके लिए आपको एप्लीकेशन देना चाहिए। तो ये भी रेमेडी आपके पास है, लेकिन आपको इसको यूज़ करना चाहिए। तो सब मिला के जो बातें यही हैं कि आपको टिट फॉर टैट जैसे को तैसा एग्रेसिव अप्रोच आपको लेना चाहिए, आपको डिफेंस मोड में नहीं जाना चाहिए। साथ ही साथ आपको ब्लेम नहीं देना है कि हमारा लीगल सिस्टम ख़राब है, हमारे लिए ये दिक्कत है। आपको डेफिनेटली जो रेमेडी आपको सिविल केस में जो मिल सकती है, जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में मिल सकती है, या फिर जो आप काउंटर केसेस जो कि मैंने आपको बताया, जो भी आपसे रिलेवेंट हो, डेफिनेटली आपको उसको करना चाहिए और बहुत अच्छे से अपने केस को डिफेंड करना चाहिए। जब आपने भी उसके ऊपर केस किया, एक तो आप तो पहले से ही कोर्ट में दौड़ रहे थे, जब आपने भी केस किया तो वाइफ को भी कोर्ट में आना पड़ेगा। और अगर सिचुएशन जैसे कि मैंने पहले बताई कि अगर आपने वाइफ को कोर्ट में दौड़ाना शुरू किया, आप तो दौड़ ही रहे थे जी, लेकिन अगर आपने वाइफ को भी दौड़ाना शुरू किया, उनके फादर और मदर को भी दौड़ाना शुरू किया, साथ ही साथ उसके लवर को भी दौड़ाना शुरू किया जी, जब सब दौड़ रहे हैं कोर्ट में, तब आपके पास, तब जाके जो सिचुएशन बनती है, तब वो सेटलमेंट का मामला बनता है और तब जाके आपको सही रिलीफ मिल पाएगा। मैं ऐसा नहीं है कि अगर आप एक जेन्युइन आपके ऊपर केस है, अगर आपको जनरली आपको फर्जी केस में फंसाया गया, ज़्यादातर मामले ऐसे होते हैं, इसलिए मैं इस तरीके की बातें कर रहा हूँ। तो अगर आपकी सिचुएशन ऐसी बनती है तो डेफिनेटली आपको अग्रेसिव अप्रोच लेना चाहिए और आपको भी जो भी आपके ऊपर जो ऑफेंस हुए हैं या फिर जो चीज़ें आपके साथ गलत हुई हैं, जो रेमेडी आपके पास अवेलेबल है, उन सारी रेमेडी को आपको कोर्ट ऑफ लॉ में आपको लेना चाहिए और आपको इससे दूर नहीं भागना चाहिए।